गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है कि मैं सैटरडे को पेपर 7 पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोसाइटी ये पेपर लेती हूँ और एक वीक में एक दिन मैं ये पेपर लेती हूँ। तो अभी तक हमने इस पेपर में डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया यानी कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के बारे में बात करी थी। अब जो अप्रोचेज़ हैं हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी थी और इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी कि जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो उपागम है उसके अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवास और श्यामा चरण दुबे को देवकी मीना मैडम आपको पढ़ा रही हैं और साथ ही सिविलाइजेशनल अप्रोच जो है N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा की, ये आपको भीवा राम सर पढ़ा रहे हैं और साथ ही जो राजेश कुमार मीना सर भी एक अप्रोच पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको मार्क्सवादी जो उपागम है भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन में जो मार्क्सवादी उपागम है उसके बारे में मैं वो उपागम मैं आपसे डील करूँगी। इसमें प्रमुख 3 विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं। सबसे पहला नाम आता है D.P. मुखर्जी का, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी का, और दूसरा है A.R. देसाई और तीसरा है R.K. मुखर्जी। तो इन 3 विचारकों के बारे में हम इनके विचार, इनकी अध्ययन पद्धति, इनके इन्होंने जो इनके द्वारा दी गई अवधारणाएं, सिद्धांत और मौलिक जो भी विचार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। D.P. मुखर्जी राधा कमल मुखर्जी के समकालीन थे और जैसा कि हमने पहली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, लखनऊ जो संप्रदाय है समाजशास्त्र का, उसमें D.P. मुखर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। D.P. मुखर्जी का जन्म बंगाल में ब्राह्मण परिवार में, मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ 1894 में और इनके व्यक्तित्व के निर्माण पर इस अपनी जाति और संस्कारों के प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 1918 में उन्होंने इतिहास में M.A. की वो डिग्री ली और 1920 में उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री ली। ये दोनों डिग्रियां उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त करी और शिक्षण को ही अपना व्यवसाय के रूप में इन्होंने चुना। इन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र, इन तीनों जो क्षेत्र हैं इनमें इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, इनका बहुत ज़्यादा इनका विचार बहुत ही स्पष्ट थे और इसके अलावा ये अन्य विषयों में भी रुचि बहुत रखते थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के एक विचारक थे और ये इनकी विचार जो हैं वो न सिर्फ मौलिक थे बल्कि वो भविष्य के बारे में भी, भविष्य समाजशास्त्र का भविष्य क्या होना चाहिए और समाज का किस प्रकार भविष्य हम समाजशास्त्र से जोड़ सकते हैं उसके बारे में भी ये चिंतन करते थे। इनके समय में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, इनका जो साहित्य था उस समय के बंगाल में बहुत प्रचलित था और इसलिए इन तीनों विचारकों की, इन तीनों साहित्यकारों की, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र, इनके प्रभाव हमें D.P. मुखर्जी के जो चिंतन है उसमें देखने को मिलता है। न सिर्फ ये समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में एक विशेषज्ञ थे बल्कि इनका संगीत, राजनीति, चित्रकला, साहित्य और विज्ञान, इन सब में भी उतनी ही निपुणता थी और इन सब में भी इनकी उतनी ही रुचि थी जिसके कारण इन्होंने
इन क्षेत्रों में अपनी पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने अर्थशास्त्र पर भी बहुत कुछ लिखा। डीपी मुखर्जी संगीत के संबंध में उनका बहुत गहरा ज्ञान था और वो रागनियों के बारे में भी जानते थे। इसके संदर्भ में उन्होंने टैगोर के साथ एक पुस्तक लिखी थी और उसके बाद इन्होंने 1945 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक ये पुस्तक अपनी जो अनुसंधान है उसके आधार पर लिखी थी। इन्होंने मार्क्सवाद का बहुत गहरा अध्ययन किया था और उन विचारों को, मार्क्स के विचारों को, मार्क्स के द्वंद्ववाद को किस तरह से भारत की समस्याओं के अध्ययन, निवारण और उसके भारत के सामाजिक जीवन पे उसका क्या प्रभाव है, उसको समझने में उन्होंने मार्क्सवाद की काफ़ी सहारा लिया था। उनके लिए राजनीतिक आंदोलन और इसकी दशा और दिशा मात्र सामाजिक परिवर्तन के अंग हैं और उन्होंने अध्यापन का कार्य हालांकि शुरू जो किया था वो बंगवासी कॉलेज, अपने निवास स्थान के पास ही बंगवासी कॉलेज में किया था और यहाँ से 1922 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय के व्याख्याता बने और यहीं से ही 32 वर्षों के कार्यकाल में वो प्रोफेसर बन के रिटायर हुए, जिस बीच उन्होंने कई जगह बीच बीच में कई अलग पद भी संभाले, कई अलग प्रोजेक्ट्स भी किए और पद भी संभाले। लखनऊ विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के व्याख्याता थे और 32 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे पढ़ा और पढ़ाया और साथ ही साथ अपना जो लेखन का कार्य है वो भी उसके साथ ही करते रहे। इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और संगठन के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जैसा मैंने पहले भी बताया, इन्होंने बीच बीच में दूसरे जो जगह भी जाते रहे। 1937 से 1940 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब हमारी स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी उसमें भी उन्होंने काम किया। वे वहाँ पे सूचना विभाग के निदेशक बने और उन्होंने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो की स्थापना करी, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी स्थापना करी और उसके माध्यम से उन्होंने समाज के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों को एकत्र करने, वर्गीकरण करने और विश्लेषण करने का कार्य किया। पर ये जो सरकार थी, ब्रिटिश जो है वो विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो इन्होंने भी अपना त्यागपत्र उस पद से दे दिया। 1947 में डीपी मुखर्जी उत्तर प्रदेश की जांच समिति के सदस्य बने और 1951 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर के पद पर लग गए। 1953 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उनकी सेवा निवृत्ति हुई और उससे एक साल पहले उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय से न्योता आया था अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष पद का। इस पद को उन्होंने 5 वर्ष तक वो कार्यरत रहे। इसी बीच डीपी मुखर्जी विजिटिंग प्रोफेसर भी बनकर हेग के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में कार्यरत रहे। डीपी मुखर्जी का इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमने जब इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की बात करी थी, जब हम एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात कर रहे थे, तो डीपी मुखर्जी भी
इंडियन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे। वो इसके कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे, समिति के सदस्य भी रहे और संस्थापक मंडल के भी सदस्य रहे। 1955 में अखिल भारतीय समाजशास्त्रीय संगठन की जो बैठक देहरादून में हुई थी उसके ये अध्यक्ष थे और डीपी मुखर्जी को यूनेस्को ने पेरिस में व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित किया था, जो उन्होंने व्याख्यान दिए। इनका डीपी मुखर्जी का संस्कृति के समाजशास्त्र पर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और उनका मानना था कि वो मानव के निर्माण के लिए में अगर कुछ योगदान कर सकते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहेगा। 1962 में उनकी मृत्यु हुई, पर इस दौरान उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी लेख लिखे, बहुत सारे व्याख्यान दिए, जिसमें से प्रमुख पुस्तकें मैं उनके नाम बता देती हूँ। प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ सकती हैं। 1932 में उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी इस किताब को लिखा। 1924 में उन्होंने पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेस किताब लिखी। 1943 में इन्होंने टैगोर पर अपनी पुस्तक लिखी, टैगोर अ स्टडी। 1942 में उन्होंने मॉडर्न इंडियन कल्चर यानी कि आधुनिक भारतीय संस्कृति उसके ऊपर एक किताब लिखी। 1945 में ऑन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी। 1945 में मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का एक परिचय, इस पर एक किताब लिखी। 1946 में व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, इस किताब में उन्होंने समाजशास्त्र के विभिन्न विचारों के बारे में चर्चा करी। 1958 में डाइवर्सिटीज़ यानी विविधता पर उन्होंने एक किताब लिखी। 1942 में उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के समाजशास्त्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी और उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, ये एक किताब जो लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति पर आंतरिक और बाह्य किस प्रकार से प्रभाव पड़े और उनसे उत्पन्न हुए परिवर्तन किस प्रकार के थे। उन्होंने जो भारतीय परंपरा और सामाजिक परिवर्तन इस विषय पर इंडियन सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस देहरादून में 1955 में इस पर अध्यक्षीय भाषण भी दिया और इसके अलावा इनके 3 उपन्यास भी प्रकाशित हुए और इनका एक कहानी संकलन भी है। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने संगीत पर एक पुस्तक लिखी और एक पुस्तक, जैसा मैंने पहले बताया, अलग से भी लिखी। इनके बंगाली में लिखे हुए लेख जो हैं वो भी 2 खंडों में प्रकाशित हैं। अब हम बात करते हैं डीपी मुखर्जी के जो सामाजिक विचार हैं, वो उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला संपूर्णवादी दृष्टिकोण, दूसरा जो उनका मार्क्सियन आइडियोलॉजी यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा है और तीसरा जो है पद्धति शास्त्र। पद्धति शास्त्र में भी इनका विशेष योगदान रहा। डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र तीनों पर किताबें लिखी और इसके साथ ही साथ कला, संगीत, साहित्य से संबंधित भी लेख लिखते रहे। इनका मानना था कि विभिन्न विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, ये आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इन विज्ञानों की सामग्री जो है उसमें आदान प्रदान चलता रहता है और ये आवश्यक भी है।
और इसी कारण ये संपूर्णवादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे। इनका मानना था कि अर्थशास्त्र की जड़ें सामाजिक वास्तविकता में से जुड़ी हुई हैं और इसलिए अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है वो समाजशास्त्रीय है। मतलब उत्पादन और वितरण केवल अर्थशास्त्र उससे ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो समाज को किस तरह से प्रभावित करता है और समाज से किस तरह से प्रभावित होता है ये भी देखना महत्वपूर्ण है। इसे इन्होंने संपूर्णवादी दृष्टिकोण बोला। और साथ ही साथ इनका मानना था कि व्यक्ति जो है वो वैयक्तिकता और समाजीकरण का समन्वय है और व्यक्तित्व पूर्ण एकता है और ज्ञान का एकीकृत पूर्णता का आधार है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा और इनके ऊपर समाजशास्त्रीय प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। और इस कारण से ये सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने के विरोधी थे। इनका मानना था कि आज जो ज्ञान का विभाजन हो गया है, जो अलग अलग शाखाओं और उपशाखाओं में बट गया है, उससे समाज की जो पूर्णता है वो समाप्त होती है। समाज अपने आप में या ज्ञान या विज्ञान अपने आप में अलग अलग बॉक्सेस में बंद नहीं किया जा सकता। इन विभिन्न पक्षों को एक पूर्णता मानकर अध्ययन करना चाहिए। इन जो विभिन्न विज्ञान हैं उनका संपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन में किस तरह से योगदान है उसको समझना चाहिए। ज्ञान के विभिन्न पक्ष अवश्य होते हैं, लेकिन समाज विज्ञान की पूर्णता और एकीकरण महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और इसीलिए इन्होंने संपूर्णवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया, जोर दिया। इनकी किताब जो थी व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़, इसमें इन्होंने लिखा कि ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया जाए। ये इन्होंने स्वयं लिखा कि ज्ञान को जीवन से पृथक कर दिया गया है और जीवन जीवित सामाजिक दशाओं से अलग कर दिया गया है। उनका मानना था कि सामाजिक जीवन को अलग अलग खंडों में विभाजित करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि संपूर्णता से देखना चाहिए। दूसरी तरफ ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण विचारधारा के समर्थक रहे। इन्होंने जिस तरह से ये इनकी जो विचारधारा है उस पे हेगल और मार्क्स की विचारधारा का स्पष्ट रूप से छाप देखा जा सकता है और ख़ासकर उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो इन्होंने अपनाई थी। हेगल ने जहाँ विचारों के बारे में के आधार पर द्वंद्व को अपनाया और जहाँ मार्क्स ने भौतिक पदार्थों के आधार पर द्वंद्व की पद्धति को अपनाया, वहीं डीपी मुखर्जी ने परंपराओं को आधार माना और उन्होंने कहा कि किस तरह से परंपराओं में द्वंद्व जो है वो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। इनके विचारों, अध्ययनों और मत और अध्ययन पद्धति में कहीं ना कहीं हम मार्क्सवादी विचारधारा को देख सकते हैं और जिस तरह से ये सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं और उसके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उस पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। योगेंद्र सिंह ने अपनी जो उनकी किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि डीपी मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी होने का दावा करते थे और डीपी मुखर्जी ने भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन द्वंद्वात्मक उपागम के अनुसार किया। हम द्वंद्वात्मक उपागम पेपर 6 में भी पढ़ रहे हैं, जो मार्क्स ने
द्वंद्वात्मक पद्धति थी, वाद प्रतिवाद संवाद, वो उपागम इन्होंने भारत में उसको भारत के संदर्भ में उसे देखा। उनका मानना था कि द्वंद्वात्मक उपागम जो है वो एक अपना विशेष स्थान रखता है। हालांकि भारत में इन तीन विचारकों के अलावा डीपी मुखर्जी, AR देसाई और RK मुखर्जी, इनके अलावा ज़्यादा मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका प्रचलन ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि प्रकार्यात्मक जो पद्धति थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो पद्धति थी, उपागम था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, वो यहाँ पे भारत में भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने में, भारत की सामाजिक संरचना को समझने में उस पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। भारत का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें हम MN रॉय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण जैसे बुद्धिजीवियों से हम देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा था उपागम। और क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक रहा, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और ब्रिटिश सोशियोलॉजी दोनों ही जो हैं प्रकार्यात्मक उपागम, फंक्शनल एनालिसिस पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसलिए भारत में भी ये दृष्टिकोण ज़्यादा प्रचलित रहा, जबकि डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक जो दृष्टिकोण है या मार्क्सवादी समाजशास्त्र है उसके आधार पर अपनी पद्धति का चयन किया। भारतीय सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण में द्वंद्वात्मक संबंध परिधि यानी कि डायलेक्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको इन्होंने इसके माध्यम से इन्होंने अपना अध्ययन किया, विश्लेषण किया और इन्होंने भारतीय समाज के परिवर्तन का विश्लेषण भारत की परंपराओं के संघर्ष के आधार पर, जिस तरह से हेगल विचारों के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, मार्क्स जो हैं वो भौतिक पदार्थों के संघर्ष के बारे में बात करते हैं, इसी तरह से डीपी मुखर्जी जो हैं वो परंपराओं में संघर्ष के बारे में बात करते हैं। उनका मानना था कि परंपराओं में संघर्ष के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण और व्याख्या की जा सकती है। अब हम मेथडोलॉजी पे अगर चर्चा करें कि क्या पद्धति शास्त्र, उन्होंने अपनी जो भी कृतियां हैं उनमें कौन सा पद्धति शास्त्र अपनाया। जिस तरह से हम कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट का पद्धति शास्त्र स्पष्ट रूप से पॉजिटिविस्ट था, प्रत्यक्षवादी था। इसी तरह से डर्खाइम, मर्टन, मैलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, इनका जो पद्धति शास्त्र था वो स्पष्ट रूप से स्ट्रक्चरल फंक्शनल था, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। मार्क्स का पद्धति शास्त्र मार्क्सवादी था। फिनोमेनोलॉजिस्ट्स के बारे में भी, प्रघटना शास्त्रियों के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। आप सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत अलग अलग तरह के पद्धति शास्त्र हैं। एथनोमेथोडोलॉजी, नृजाति पद्धति शास्त्र, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये अलग अलग पद्धति शास्त्र हैं जिसके माध्यम से हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें डीपी मुखर्जी ने जो पद्धति अपनाई वो प्रमुख रूप से वो ऐतिहासिक पद्धति थी और मार्क्सवादी पद्धति थी। डीपी मुखर्जी न सिर्फ एक समाजशास्त्री थे, उसके साथ साथ वो अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत, चित्रकला और साहित्य के ऊपर भी बहुत कुछ लिखते थे और इनकी इस वजह से अध्ययन पद्धति जो है वो ऐतिहासिक थी। मतलब वो हिस्टोरिकल मेथड से
इतिहास में क्या रहा और उसको, जैसे परंपराओं का अध्ययन तो परंपरा का ऐतिहासिक अध्ययन, इसी तरह से संगीत का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो संगीत का ऐतिहासिक अध्ययन, उस पर उन्होंने, उसके माध्यम से उन्होंने अपने जो लेख या अपनी पुस्तकें लिखी। इसके साथ ही साथ वो मनोसमाजशास्त्रीय और दार्शनिक पद्धति का भी समर्थन करते थे। 3 प्रकार की पद्धतियाँ उनके अध्ययन में देखी जा सकती हैं। एक तो स्पष्ट रूप से द्वंद्वात्मक पद्धति, जो डायलेक्टिकल मेथड है, जो कि उन्होंने परंपराओं के अध्ययन में किया। दूसरी है मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति, यानी कि जो साइको सोशोलॉजिकल टेक्निक है, मेथड है। तीसरा है दार्शनिक पद्धति, यानी कि फिलोसॉफिकल मेथड। और उन्होंने विभिन्न विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धति है उसको उन्होंने संपूर्णवादी दृष्टिकोण से देखा। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया और भारत की परंपराओं के इतिहास में कालक्रमिक अध्ययन पर जोर दिया। द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय परंपराओं के संघर्ष के अध्ययन को उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में परंपराओं में संघर्ष चलता रहता है, हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। ये द्वंद्व 2 स्तरों पर होता है, वृहद स्तर पर और लघु स्तर पर। वृहद स्तर यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो परंपराएं मिलती हैं वो वृहद स्तर की परंपराएं होती हैं, और लघु स्तर की परंपराएं स्थानीय भाषाओं में मिलती हैं। इनमें परस्पर द्वंद्व चलता रहता है। और इसके अलावा भारतीय परंपराओं का संघर्ष न ये तो जो बृहद स्तर और लघु स्तर के जो द्वंद्व है वो जो है आंतरिक स्तर पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बाह्य जो संस्कृति है उससे भी, बाह्य परंपराएं हैं उससे भी उन्हें संघर्ष देखने को मिलता है। बाह्य संस्कृतियाँ या बाह्य परंपराएं जो हैं भारत में इस्लाम के आने से या पश्चिमी समाजों के प्रभाव के आने से ये बाह्य जो या बाहरी जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता है। उनकी अध्ययन की पद्धति हेगल और मार्क्स के जो द्वंद्ववाद है उसका भारत के संदर्भ में संशोधित रूप को भी हम कह सकते हैं। फिर दूसरी जो है मनो समाजशास्त्रीय पद्धति, यानी कि साइको सोशोलॉजिकल मेथड। ये इनका बल जो था, इनका जो एम्फेसिस था वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर भी उतना ही था, और वो सत्य को जानने के लिए विभिन्न मार्गों के पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि सत्य की खोज केवल एक ही माध्यम से नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न जो विज्ञान है उनके माध्यम से हम एक ही तथ्य को समझ सकते हैं। उन्होंने समाजशास्त्रीय अवधारणा का तत्व जो है पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को बताया, और इस प्रयास में उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व पूर्ण एकता है और ज्ञान इस पूर्णता का आधार है। यानी कि पर्सनालिटी अपने आप में एक यूनिटी है जो ज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के ज्ञानों पर आधारित है। उनका मानना था कि ज्ञान को व्यक्तित्व के विकास का प्रमुख साधन होना चाहिए, और इनकी अध्ययन पद्धति में व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को का अध्ययन देखने को, पूर्णता से देखने को मिलता है। इन्होंने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी पे अधिक जोर दिया, और इनकी इसी कारण इनकी जो पद्धति है वो मनो समाजशास्त्रीय भी कही गई है। इसके साथ साथ इन्होंने
ये दार्शनिक पद्धति के भी समर्थक रहे और इन्होंने उसका आधार तर्क और विवेक को माना। उनका मानना था कि इस पद्धति का मूल बिंदु जो है वो बुद्धिवाद और व्यवहारिक तर्क है। तर्क या विवेक को घटनाओं के अध्ययन का यंत्र बना। एक तरफ उन्होंने तर्क और विवेक को घटनाओं के अध्ययन का यंत्र माना और दूसरी तरफ तर्क और विवेक को व्यक्तित्व के विकास का साधन भी माना। तो यंत्र और साधन जो है वो तर्क है या विवेक है। तो इसके अलावा जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं कि उन्होंने संपूर्णवादी दृष्टिकोण को अपनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र न केवल सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है बल्कि उसके साथ अर्थशास्त्र और इतिहास का भी जुड़ाव है और इसके उन विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का लगातार आदान प्रदान होता रहना चाहिए। समाजशास्त्र की प्रकृति को उन्होंने ऐतिहासिक बताया और समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विशेषताओं को विशेष महत्व दिया और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है मूल रूप से ऐतिहासिक है और अर्थशास्त्र की जड़ें क्योंकि समाजशास्त्र में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अर्थशास्त्र को भी समाजशास्त्र से अर्थशास्त्र का भी समाजशास्त्र में योगदान होना चाहिए। इतिहास की प्रकृति, जब वो इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उनका मानना था कि इतिहास की प्रकृति दार्शनिक है और तीनों जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। अगली क्लास में हम डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी के जो भारतीय समाजशास्त्र में योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।